जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के फाइटर जेट्स के लिए। आप जानते हैं कि भारत के पास में अभी भी फाइटर जेट्स जो है वो 4.5th जनरेशन, 4.5th जनरेशन और 5th जनरेशन, दो ही तरीका के फाइटर जेट्स हमारे पास हैं। और इन दोनों में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आती है इनके स्क्वाड्रन को लेकर के। यानी कि वर्तमान में भारत के पास में 29 स्क्वाड्रन है, जबकि भारत के लिए मिनिमम जो आवश्यकता है वो है 42, और इससे अगर ज्यादा जाना है तो 55 स्क्वाड्रन भारत के पास में होने ही चाहिए। अब अगर आप देखेंगे इनका भी, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेशन क्या है, अभी भारत के पास में वो 4.5th जनरेशन के ही ये फाइटर जेट्स हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि भारत का एमका और जीसीएपी एक साथ मिलकर के कार्य करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या ये अपडेट है, अब अपडेट ये है कि इसमें अभी आगे बढ़े गए हैं, और आगे बढ़ने के बाद में अब जीसीएपी के साथ साथ एफसीएएस, इन दोनों में ही भारत अपनी जो साझेदारी है वो उसके लिए आगे कदम बढ़ा रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए, आप पहली बात तो ये अंतर समझिए कि जो जीसीएपी है वो ब्रिटेन, इटली और जापान का एक जॉइंट एडवेंचर है, जबकि अगर आप एफसीएस देखोगे तो इसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन भी शामिल है। लेकिन दोनों की जो डेट है उनमें भी अंतर है। यानी कि जो अगर जीसीएपी की हम बात करते हैं तो ये कंप्लीट होने वाला है 2035 तक, जबकि अगर आप एफसीएस की बात करेंगे तो ये होने वाला है 2040 में। अब अगर भारत देखा जाए तो जो सबसे पहले कंप्लीट होगा 2035 तक। आप ये भी जानते हैं कि 2035 तक ही भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत का जो सबसे ज्यादा झुकाव है, मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि जीसीएपी के साथ भारत का जो ज्यादा झुकाव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि फ्रांस जो है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इसलिए फ्रांस और जर्मनी को देखते हुए हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में भारत जो है एफसीएएस के साथ भी जो है जा सकता है, या फिर दोनों के अंदर ही शामिल हो सकता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि भारत के लिए आवश्यक क्यों है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो जीसीएपी है ये भी 5th और 6th जनरेशन वारफेयर के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जबकि जो एफसीएएस है ये टोटली जो है वो 6th जनरेशन के वारफेयर यानी कि 6th जनरेशन के ही फाइटर जेट्स और उसी तरीका की जो टेक्नोलॉजी पर कार्य करने वाला है। तो अगर हम ज्यादा फ्यूचरिस्टिक देखते हैं तो एफसीएस के साथ जाना चाहिए, लेकिन अगर हम टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं तो जीसीएपी के साथ हम जा सकते हैं। बाकी दोनों में ही वो कंट्री शामिल है जो भारत के साथ में किसी न किसी तरीका से जो है वो डिफेंस में जो है वो एंगेज करती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो चाइना है वो, और उसके जो दो वेसल्स हैं, यानी कि एक पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश, ये जो दोनों वेसल्स नेशन है ये भारत के ईस्ट और वेस्ट में है। अब क्योंकि देखिए चाइना के पास भी अभी कोई 6th जनरेशन वारफेयर में, चाइना ऐसा नहीं कोई लीड कर रहा है, या चाइना के पास में इस तरह की कोई महारत हासिल नहीं है। हाँ, पेपर पर जरूर है, जो पेपर वो पब्लिश करते हैं उनका जो आपने देखा होगा ग्लोबल टाइम्स जो है वो इस तरह की बातें जो है पेश करता रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कारण क्या है? कारण है कि इनकी अपनी जो पीआर है, यानी कि जिस तरीका से ये अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं दुनिया में, उसमें तो ये जो है 6th जनरेशन में सबसे आगे है। अगर आप एकदम जमीन पर देखोगे तो चाइना आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये कह सकता हूं, आप भी शायद ये कह सके हैं, लेकिन भारत जैसा जो नेशन है वो इस बात को नहीं कह सकता। इसलिए हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और इसके लिए ही भारत के द्वारा जो मैंने अभी आपको बताया जीसीएपी और एफसीएस जो है ये इस तरीका के जो संगठन है उनमें शामिल होना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, वैश्विक सहयोग के जो लक्ष्य है, अत्याधुनिक तकनीक को जल्दी हासिल करने के लिए यूरोपियन कंपनियों के साथ में ये साझेदारी जो है वो आवश्यक हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर भी एक बात जो मैं आपको बतानी भूल गया वो है कि जब हम इनके अंदर शामिल होंगे तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने वाली है। कारण क्या है? कारण है कि ये या तो भारत के अंदर जो है इसको स्थापित करा जाएगा, कारण है कॉस्ट कटिंग के लिए, और दूसरा है मैन पावर। तो हो सकता है कि इनकी जो यूनिट्स आने वाले समय में आप भारत के अंदर देखेंगे, और उस समय पर भारत के लिए इनका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है यानी कि पार्शियल तरीका से ये आवश्यक हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि जो 6th जनरेशन के वारफेयर है उसके लिए ज्यादा अगर आप देखोगे तो ये 2040 एफसीएस जो है ये ज्यादा बेहतर होने वाला है। अच्छा, जीसीएपी मतलब क्या है? ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, और एफसीएस क्या है? फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। तो याद रखना ये दोनों को, तो भारत जो है दोनों की ओर ही, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, दोनों में ही कहीं ना कहीं भारत अपना
टेस्ट रखता है। अब देखिए ये जो MMUT जो है, मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उस समय पे भी मैंने बताया था कि ये जो 6th जनरेशन वारफेयर है, इसमें मैन अनमैन्ड टीमिंग जो है वो होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो विमान है उसके अंदर अधिकांश जो कार्य है वो AI से होगा ताकि प्रिसीजन बनाए रखा जा सके, लेकिन इसके अंदर जो है ह्यूमन का भी इंटरफेरेंस होने वाला है, बहुत ही कम लेकिन जरूरी है, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। पायलट वाला विमान और ड्रोन झुंड का एक साथ मिलकर के कार्य करने वाले हैं। अब आप जानते हैं कि जो UCAVs होते हैं या UAVs जो होते हैं वो दोनों के दोनों ही अनमैन्ड होते हैं, क्योंकि नाम में ही अनमैन्ड आ रहा है। लेकिन जो ये वाला होता है ये 2 सीटर होगा, यानी कि जो फाइटर जेट होगा वो 2 सीटर भी होगा, और साथ ही साथ में इसमें भी AI ज्यादा कार्य करेगा। जो पायलट होगा उसका इंटरफेरेंस कम होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि AI और लेजर हथियार जो है वो 6th जनरेशन वारफेयर के अंदर ये महत्वपूर्ण जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। AI संचालन, उड़ान और दुश्मन को नष्ट करने के लिए लेजर बीम जो है लगाए होंगे। कारण ये होता है क्योंकि जो स्वाम ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें हो सकता है कि मोर देन 100 जो ड्रोन है वो दोनों साइड में चले। अब उनको मारने के लिए अगर आप मिसाइल का यूज करेंगे तो वार जो है वो बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप 10 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल यूज कर रहे हैं तो आप कहां ही जीत पाएंगे। इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विमान है उसी के अंदर क्या होगा, एक AI संचालित उड़ान के साथ साथ ड्रोन को नष्ट करने के लिए लेजर जो है उसका प्रयोग किया जाएगा, जो कि 5 से लेकर के 100 किलोवाट तक का हो सकता है। अब देखिए हाइपरसोनिक गति, यानी कि इसकी जो गति होगी, जो 6th जनरेशन के जो फाइटर्स जेट होंगे उनकी गति मोर देन 5 मैक की होने वाली है। इसका मतलब है सीधा सा हाइपरसोनिक स्पीड से ये चलने वाले हैं। अब देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले हमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। अगर आप जानते हैं इनका आंसर्स तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आपको इसके लास्ट में आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसी विषय पर और भी वीडियोस देखी हो, इसीलिए आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। पहला, 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के यूरोपीय कंसोर्टियम के संदर्भ में सही कथन क्या है। पहला, GCAP प्रोजेक्ट फ्रांस और जर्मनी का संयुक्त प्रयास है जिसका लक्ष्य है 2035। दूसरा, FCAS प्रोजेक्ट ब्रिटेन, इटली और जापान द्वारा 2040 तक पूरा किया जाएगा। और तीसरा, GCAP में ब्रिटेन, इटली, जापान शामिल है जबकि FCAS फ्रांस और जर्मनी का प्रोजेक्ट है। और चौथा, भारत सीधे तौर पर GCAP का संस्थापक सदस्य बन गया है। तो आपको बताना होगा सही कौन सा है। अगर नहीं जानते तो लास्ट में इनके विस्तृत आंसर आपको मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, फाइटर जेट्स की पीढ़ी यानी कि जनरेशन और उनकी विशिष्ट तकनीक का सही क्रम क्या है। पहला, 3rd जनरेशन फ्लाई बाय वायर। दूसरा, 4.5 जनरेशन फुल स्टील्थ एंड RAM यानी कि रेडियो एब्जॉर्बेंट मटेरियल। तीसरा, 5th जनरेशन VBR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। और 6th जनरेशन MUMT मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग एंड वेरिएबल साइकिल इंजन। तो आपको बताना होगा कि कौन से जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं वो किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में अलाइन करते हैं। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं जैसा कि आपको बताया लास्ट में आंसर मिल जाएंगे। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। खबर ये आई थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, बहुत सारी दुनिया के जो अखबार है उनमें इसको कवर किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 6th जनरेशन यूरोपीय प्रोजेक्ट में शामिल होने की जो है वो योजना बनाई है और उसकी जानकारी भी पब्लिक की थी। उद्देश्य क्या है, भविष्य के युद्धों के लिए आधुनिक वायु क्षमता यानी कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी सुनिश्चित करना इसका जो है वो लक्ष्य था। समानांतर रणनीति, यह स्वदेशी 5th जनरेशन एम का, आप जानते होंगे कि भारत में जो है वो एम का प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यही जो प्रोजेक्ट है वो CGAP और FCAS के साथ जाकर के अलाइन होगा, यही कार्य करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65 TOT जो है इसके अंदर होने वाला है। अब देखिए 2.5 फ्रंट वार का जो खतरा है वो वायुसेना और उसकी जो स्क्वाड्रन क्षमता है उनके बीच कहीं ना कहीं अंतर आपको दिखाई पड़ता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि भारत को जो है वो चाइना के साथ, क्योंकि हमारा जो सीधा जो चैलेंज है वो है चाइना, लेकिन चाइना आप जानते हैं कि आज के युद्ध जो है उनमें प्रॉक्सीज का क्या महत्व है वो आपने देखा होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसमें तो चाइना ने भी उसी तरीका की जो प्रॉक्सी है वो अगर आप भारत के दोनों ओर देखोगे तो वो आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश दिखेगा। अगर आप उसको अमेरिका को काउंटर करना है तो उसके लिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया जैसी जो प्रॉक्सी है उसको पालकर रखा हुआ है। तो ये आप देखिए कि भारत को जो है वो मेन टारगेट चाइना ही है, क्योंकि चाइना की ही जो टेक्नोलॉजी है, चाइना के ही जो डिफेंस आर्सनल जो भी कुछ है एम्युनिशन, वो सब का सब जो है ये दोनों हमारे जो पड़ोसी देश है वहां पर यूज होने वाला है। तो अब क्या है कि भारत के लिए ये 2.5 फ्रंट जो है
इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक तो जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनकी जो संख्या है यानी कि जो उनके स्क्वाड्रन्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। और जिस तरीका की यानी कि जो जनरेशन है, यानी कि जनरेशन का मतलब है कि अपग्रेड जितना भी टेक्नोलॉजी हो रही है उसको आपको उसके साथ अलाइन रहना पड़ेगा, अन्यथा तो आप जो है वो युद्ध पीछे हट जाएंगे, क्योंकि असिमेट्रिक जो है वो आपके लिए बन जाएगा। अगर आप 4.5 या 5th जनरेशन से युद्ध लड़ने जाएंगे 6th जनरेशन का, तो आप कैसे ही जीतेंगे, क्योंकि उसमें असिमेट्रिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस दिखेगा, लेकिन असिमेट्रिक इतना हो जाएगा कि आपको किसी के 20 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 5 करोड़ की जो मिसाइल है वो जो है छोड़नी पड़ेगी। आज मिडिल ईस्ट के अंदर आप जो देख रहे हैं वो है यही है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम से युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो कि बिल्कुल जो है वो होता नहीं है। हाँ, आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, लेकिन युद्ध नहीं जीत सकते एयर डिफेंस सिस्टम से। अब देखिए त्रिआयामी युद्ध की स्थिति है, जैसा आपको बता दिया है कि 55 स्क्वाड्रन जो है वो लगभग चाहिए, जिनमें चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों, यानी कि चाइना और उसकी जो दोनों प्रॉक्सीज जो है इनको काउंटर करने के लिए इतना तो चाहिए। अभी अगर आप देखो मिनिमम जो है वो लगभग कितना होना चाहिए, 42 तो हमें चाहिए। अभी भारत के पास कितना है, 29 है। लेकिन जैसा कि आपको बताया चैलेंज जो है वो स्क्वाड्रन का नहीं है, वो जनरेशन का भी आता है। कारण जैसे कि मैंने आपको बताया जनरेशन अपग्रेड होने से नई तरीका का जो है वो वारफेयर जो होता है वहां पर असिमेट्रिक क्रिएट हो सकती है। आगे देखना 18 फाइटर जेट्स इस विशाल अंतर को पाटने के लिए केवल स्वदेशी उत्पादन। कारण यह है कि अगर आप किसी भी देश से ये फाइटर जेट्स अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उन्हें आने में 2 साल, 3 साल, 4 साल का जो समय है वो मिनिमम है। कारण यह है कि जो ये फाइटर जेट्स बनाते हैं वो है पश्चिम के देश, लेकिन वो क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी कभी शेयर ना हो जाए, इसके लिए वो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर करते हैं। और आप जानते हैं कि उनका जो लेबर फोर्स का जो एवरेज एज है वो लगभग 44 वर्ष है, यानी कि लेबर फोर्स का जो एवरेज एज है वही 40 इयर्स है। और साथ ही साथ उनका जो टीएफआर है यानी कि फर्टिलिटी यानी कि एफटीआर जो है उनका वो भी आप देखेंगे तो वो कहां पर है, वो जाकर के लेस देन 1% भी पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बूढ़े लोग ज्यादा हैं तो आपको लेबर फोर्स मिलेगी नहीं उस तरीका से, तो आप उसका प्रोडक्शन कैसे करोगे, तो ये बड़ी चैलेंजेस है। इसीलिए जब तक ये विमान आते हैं उस समय तक आप देखोगे कि इतना ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है कि वो आपके उस तरीका का यूटिलाइजेशन होता नहीं है। इसलिए इनका सबसे मात्र एक ही इलाज है, वो है आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। फाइटर जेट्स बनाने के लिए आपको तकनीकी रूप से सक्षम होना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाते तो आप कभी भी अपने जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि मैंने आपको जो प्रश्न पूछा था वहां अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन 1945 से 55 तक चलती है, और जेट इंजन की जो शुरुआत बिल्कुल यहां से होती है, जहां पर F-86 सेवर जो है वो इसका उदाहरण था। यही था वो फर्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट। उसके बाद देखते हैं सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर के 1960, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड और रडार का एकीकरण इसमें जो है किया जाता है, जिसके अंदर MiG-21 और F-104 ये इसके उदाहरण निकल करके आते हैं। उसी तरीका से अगर आप आगे भी देखोगे थर्ड जनरेशन 1960 के बाद में रडार तकनीक में क्रांति, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कि 37 किलोमीटर की थी, ऐसी जो मिसाइलें हैं उनके जो उदाहरण जैसे कि मिराज F1 ये सब के सब आते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि 5 से 6 साल के अंदर ही जनरेशन चेंज हो जा रही है, और अगर उतने ही समय में अगर आपको फाइटर जेट्स को जो है वो डिलीवर किया जाएगा तो आप सोचिए कि आप एक जनरेशन से पीछे ही रहने वाले हैं। इसके लिए एकमात्र वही विकल्प है जो कि अपना देश, इसका मतलब है स्वदेशीकरण। वायु शक्ति का तकनीकी विकास, यानी कि फिफ्थ और फोर्थ जनरेशन, यहां पर अगर देखोगे फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटरीकृत सिस्टम जो है वो आ जाता है, और फ्लाई बाई वायर तकनीक जो है वो आती है, जिसके अंदर F-16 और सुकोई 27 ये आते हैं। उसके बाद आता है 4.5 जनरेशन, यानी कि AESA रडार, यानी कि जो भी रडार के द्वारा जिस तरीका का जो है वाइब्रेशन भेजी जाती है वो AESA रडार, ये जो है एक तो उसको उसके टारगेट को इसको क्या करना है, जो है उसके टारगेट का पता लगाना है, और साथ ही साथ में जो उसके रडार से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है। ये AESA टेक्नोलॉजी जो है इसमें काम करेगी, और अपने आप को जो है इसका जो स्टील्थ है यानी कि RCS जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिससे ये एक तरीका की स्टील्थ हो जाता है। इसका मतलब है कि रडार से छुपने में कामयाब हो जाता है। उदाहरण के लिए
कि राफेल है, तेजस है, MK1A। क्लियर है? तो ये आते हैं। अब फिफ्थ जनरेशन के अंदर आप देखोगे तो रेडियो एब्जॉर्बेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे जिसके अंदर F-35 जो है वो भी है, तो जैसे F-22 भी है, J-20 है, सुखोई 57 है, ये सारे के सारे जो है वो रैम यानी कि रेडियो ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल, ताकि जो भी रेडार से जितनी भी वेव्स आ रही है उनको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ताकि वो रिप्लाई देखो अगर वेव आने के बाद में इस ऑब्जेक्ट से क्या करेगा, टकराएगा, टकराने के बाद वो वापस जाएगा, तभी तो जाकर के इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, इसका साइज ये है, इसका लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है। उसके बाद जो है आपका ये डिफेंस सिस्टम उसको क्या करता है, हिट करता है, पहले इंटरसेप्ट करेगा फिर उसे हिट करेगा, लेकिन ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह के मटेरियल से ये बने होते हैं। इसका मतलब है कि जो वाइब्रेशन है वो लौट करके आपके रेडार तक जाएंगी नहीं, और रेडार इसको कभी भी पता नहीं लगा पाएगा कि ये है क्या। अब इसके उदाहरण में जैसे कि आपको बता दिया जो है F-22, J-22 और सुखोई 57 ये सब आते हैं, और भारत का जो एम का प्रोजेक्ट है वो इसको अचीव कर रहा है। लेकिन अब हम फिफ्थ जनरेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ जनरेशन पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारी जो उड़ान है वो सीधी सिक्स्थ जनरेशन है, जो भी ग्लोबल तरीका के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनमें शामिल होकर के अपने एम का प्रोजेक्ट को उनके साथ अलाइन करना है। अब देखिए सिक्स जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं वो उनकी एनाटॉमी क्या होने वाली है, उनके अंदर जो होगा, जो कॉकपिट होगा, कॉकपिट का मतलब है जहां पर जो फाइटर जेट उड़ाने वाला जो पायलट है वो होगा, वो पूरी तरीका से क्या होगा, वर्चुअल होगा। पायलट को हेलमेट में 360 डिग्री रिव्यूज जो है होंगे, यानी कि एक तरीका से एज कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी होगी। अडेप्टिव सेफ होगी, यानी कि आवश्यकता अनुसार जो है विमान अपनी विंग्स को खोल सकता है और आवश्यकता अनुसार उसको जो है बंद कर सकता है। वेरिएबल साइकिल इंजन, यानी कि डुअल मॉड्यूल इसके अंदर होगा, यानी कि टर्बोजेट रफ्तार के लिए और टर्बोफैन ईंधन बचत के लिए इसमें काम करेगा। यानी कि कभी टर्बोफैन और इसको आप कभी बंद करके कभी इसको शुरू करके आप जो ईंधन है उसकी भी बचत कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया MUMT यानी कि मैन अनमैन्ड टीमिंग टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है, और साथ ही साथ पायलट जो है इसका नियंत्रण AI संचालित होगा, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो ड्रोन और स्वॉर्म टेक्नोलॉजी है, इनकी मोर देन 100 ड्रोन जो है इसके आसपास चलने वाले हैं। साथ ही साथ वो जो है वो UAV UCAVs जो है वो होंगे अपने आप में। जब हम UCAVs की बात करते हैं वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन, इसका मतलब है कि आत्मघाती होते हैं, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड इसकी होने वाली है, मोर देन 5 मैक की गति से चलेंगे। तो ये सिक्स्थ जनरेशन का अगर कोई फाइटर जेट है तो ये सारे उसके क्या है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये उसके गुण होते हैं, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। अब आते हैं गेम चेंजर तकनीक, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW। अब इसमें क्या होगा कि लागत की विषमता, यानी कि जो असिमेट्री की मैं बात कर रहा था आपसे, तो वो असिमेट्री इससे आप खत्म कर पाएंगे। जैसे कि इसके पास में अपना क्या होगा, इसके पास में अपना एक लेजर जो होगा, जो क्या करेगा, जो स्वाम होने वाले हैं, जो कि मोर देन 100 जो ड्रोन साथ में आएंगे, उनको ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को किससे न्यूट्रलाइज करेगा, अपने ये लेजर बीम से। ये लेजर बीम जो है इनको नष्ट कर देंगे, और इस तरीका से जो कोस्ट एसिमेट्री है वो नहीं हो पाएगी, और ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है पूरी दुनिया के लिए होने वाला है। यानी कि आपका जो 20 करोड़ का जो मिसाइल है वो 5 करोड़ के या 5-20 लाख के जो ड्रोन है उसे नष्ट करने में जाया नहीं होगी, जिससे आप सिमेट्रिक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे सिक्स्थ जनरेशन के जेट्स में बीम और माइक्रोवेव हथियार जो है वो प्रयोग किए जाने वाले हैं, और ये देखिए यह तकनीक कम लागत में दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरीका से नष्ट करने का जो है मादा रखती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये जो ये माइक्रो जो ये लेजर, ये जो आयरन बीम होने वाले हैं, ये कितने उपयोगी होंगे सिक्स्थ जनरेशन में, आप अभी से समझ लीजिए। अगर हम एक तुलना देखें दोनों की, जो GCAP और FCAS, यानी कि अगर कंसोर्टियम में देखें तो इनके साथ कौन है, ब्रिटेन, इटली और जापान, यानी कि GCAP ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में, जबकि FCAS के अंदर कौन है, फ्रांस, जर्मनी और इसके साथ में स्पेन भी होगा। लक्षित वर्ष क्या है इसका, मैंने जैसे कि आपको बताया था 2035, जबकि FCAS का है 2040। साथ ही साथ इसका मुख्य फोकस क्या होने वाला है, एडवांस स्टील्थ, AI और हाइपरसोनिक। इसका देखिए सिस्टमेटिक ऑफ द सिस्टम, यानी कि SOS और हाइब्रिड ड्रोन अटैक जो है वो इसका मुख्य लक्ष्य होगा। पूरी तरीका से सिक्स्थ जनरेशन वारफेयर जो है वो FCAS होने वाला है। साथ ही साथ में चुनौतियां भी है। चुनौतियां ये है कि देखिए सऊदी अरब हो गया, पोलैंड होगा, ये इसमें प्रवेश करने के लिए मतभेद करेंगे और ये अपने आप को यहाँ डालने की प्रयास करेंगे, जबकि डसॉल्ट और एयरबस कंपनियों के बीच जो है कंसोर्टियम है। कहीं ना कहीं भारत को इसमें शामिल होने में चैलेंज जो है वो आने वाला है, लेकिन भारत अपनी एक अलग तरीका का कंट्री है, वो ये सारे कार्य करने में
महारत हासिल है उसे। देखिए, भारत के इन सभी देश यानी कि विशेषकर फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है, इसीलिए इसमें प्रवेश का जो है आसान है। भारत का जो झुकाव है 2035 की डेडलाइन के कारण भारत का झुकाव, जैसे मैंने आपको बताया था, जीसीएपी के साथ में है और आधुनिक हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर शामिल होने का अभी जो वर्क शेयर है उसके नियम तय होने अभी बाकी है। तो देखिए, आने वाले समय में भारत इसमें जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि रेस में जो है, अगर 6th जनरेशन वारफेयर की हम बात करें तो रेस में तो कौन कौन है, जैसे अमेरिका के अंदर आप देखोगे एनजीएडी, इसके अंदर F47, बोइंग के कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोटाइप जो है वो गुप्त रूप से तैयार किए जा रहे हैं। चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो J36 और J50 चोंगडू और शेंजियांग प्रोटोटाइप जो है, मैंने आपको बताया है कि सैटेलाइट इमेज के द्वारा ऐसा, क्योंकि इनका जो है पेपर पर तो सब कुछ है, ये हो सकता है कि 8th जनरेशन में भी बना रहे हो, लेकिन वो पेपर पे है, जमीन पर नहीं है। देखिए, ये बहुत एक क्या है कि ना, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। चाइना को इसमें महारत हासिल है, इसीलिए उनके अपने अंदर से किसी तरीके की कोई खबर आ नहीं सकती बाहर, और बाहर की अंदर जा नहीं सकती। तो जो भी वो बता देंगे, जो सैटेलाइट्स आपको कैप्चर कर लेंगी, बस वही है, उसके बाद में आपके पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं है। रूस के अंदर भी मिग 41 यानी कि पीए की डीपी जो है वो इंटरसेप्टर विमान के रूप में विकास जारी है। तो 6th जनरेशन में रूस भी कार्य कर रहा है, और अब पूरी दुनिया जो है वो अब आगे की ओर बढ़ चुकी है। 6th जनरेशन जेट जो है ऑप्शनल नहीं है, लेकिन चीन जो है इसके अंदर बताया जा रहा है कि थोड़ा आगे है। जैसे मैंने आपको बताया, जो वो बता देगा वही दुनिया को मानना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्वदेशी मार्ग। 5th जनरेशन एमका का विकास जारी है। 6th जनरेशन तक पहुंच में 2040 प्लस का जो समय वो लगेगा, एक चैलेंज ये है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई इसके लिए भारत जो है जीसीएपी के अंदर भी अपना इंटरेस्ट रखे हुए है। विदेश साझेदारी, 6th जनरेशन प्रोजेक्ट में निवेश का फायदा, तकनीकी हस्तांतरण, और 2035 तक जो है तीव्र तैनाती होने की संभावना है। अब निष्कर्ष अगर देखा जाए तो तत्काल भू राजनीतिक खतरों से निपटने के लिए भारत को स्वदेशी क्षमता और विदेशी अत्याधुनिक तकनीक दोनों का जो संतुलन है वो बिठाना होगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि भारत को इसमें महारत हासिल है, और भारत के पास में कुछ इकोनॉमी के ऐसे सही समझिए कि एक गोल्डन रूल्स भारत अब रूल कर रहा है उनसे, कि भारत के अंदर ये आएंगे भी, और भारत जो है वो इनको, क्योंकि अगर आप 5 साल से पहले नहीं कर पाते तो जनरेशन आपको क्या करेगी, वो आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए इन देशों की मजबूरी है कि भारत के साथ में टीओटी को शेयर भी करना और भारत को इसमें शामिल करना। अगर आप ये नहीं जानते तो पूरी वीडियो देख लेना आप, मेरे जितने भी है, मैंने पहले भी इसमें जो है लगभग 2-3 महीना से मैं कार्य कर रहा हूं, और मैंने लगातार इस पर बताया है। देखिए फ्रेंड्स, जो दोनों प्रश्न पूछे थे उनमें पहले का आंसर है जीसीएपी, ब्रिटेन, इटली और जापान शामिल है, और दूसरे का आंसर है डी यानी कि 6th जनरेशन एमयूएमटी यानी कि मैन अनमैन्ड टीमिंग और वेरिएबल साइकिल इंजन जो है ये है। इसका आंसर सी है, डी है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों जो है इनका व्याख्या जो है वो पढ़ लेना आप एक बार। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अगर आप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो पीआरएस ऑफिशियल है, व्हाट्सएप है, इससे आप जुड़ जाना। और साथ ही साथ मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, ये आपको पीआरएस ऑफिशियल जो है ये आपको आईओएस और एंड्रॉइड दोनों पर मिल जाएगी। जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय